Hey everyone, welcome back आज इनसाइड। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम तो आपका वैसे ही 19 को है। बार बार मैं आपको याद दिला दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और इससे पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने 5 किए थे। 35 में से हमने 5% डिस्कस कर दिए थे। और ठीक है, यहाँ से नागरिक समाज की आवश्यक विशेषताओं की विवेचना कीजिए, राज्य के साथ इसके संबंध की व्याख्या कीजिए। जो आपका सिविल सोसाइटी है ना, उसके फीचर्स को बताना है। और जो स्टेट है, तो स्टेट के साथ इसका जो रिलेशन है वो कैसा है, वो भी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो नागरिक समाज राजनीतिक विज्ञान और समाज शास्त्र दोनों के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो कि आधुनिक लोकतंत्र के जो काम काज है उसको समझने के लिए केंद्रीय है, ठीक है। तो ये इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये उन स्वैच्छिक संगठनों, नेटवर्क, संघों की कुल योग को संदर्भित करता है जो राज्य, बाजार, परिवार से अलग रह के समाज में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसकी पहचान अक्सर नागरिकों की सार्वजनिक और सामूहिक कार्यवाही के स्थान के रूप में की जाती है, जो राज्य की शक्ति को संतुलित करने और सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके फीचर्स क्या है? इसके फीचर्स में है स्वैच्छिकता। नागरिक समाज संगठन आमतौर पर व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से बनाए जाते हैं। इनमें सदस्यता भी स्वेच्छा होती है। लोग अपनी रुचि, विश्वास, उद्देश्य के आधार पर इनमें शामिल होते हैं और ये वर्ग कानूनी बाध्यता पर आधारित नहीं होते। दूसरा, नॉन स्टेटेड नॉन मार्केट, ठीक है। यानी नागरिक समाज राज्य, सरकार और उसकी जो संस्था है, ठीक है, जो भी संस्था है उससे क्या होता है, ये अलग होता है। यह सत्ता प्राप्त करने या सरकारी शक्ति का सीधे प्रयोग करने के लक्ष्य नहीं रखता, बल्कि यह मुख्य रूप से लाभ कमाने बजाय की तरह उद्देश्य से कार्य नहीं करता, ठीक है। ये क्या करता है, इसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो इसका प्राइमरी उद्देश्य ये है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक, ठीक है, राजनीतिक, ये होते हैं इनके प्राथमिक उद्देश्य। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य ऑपरेट्स इन द पब्लिक स्फीयर। इसमें क्या होता है कि नागरिक समाज सार्वजनिक बहस, सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये ऐसे मुद्दों पर चर्चा करता है जो व्यापक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके बाद है ऑटोनॉमी। ये राज्य और बाजार से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने, हालांकि ये राज्य या बाजार से धन प्राप्त कर सकता है। इसकी कार्य प्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है, स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट है आपका स्वायत्तता। ऑटोनॉमी, ये राज्य बाजार में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखता है, हालांकि ये राज्य या बाजार से धन प्राप्त कर सकता है। इसकी कार्य प्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है, स्वतंत्र होती है। डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिटी, नागरिक समाज में संगठन की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है जिसमें गैर सरकारी संगठन जैसे एनजीओ हो गए, सामुदायिक समूह, ठीक है, धार्मिक संघ, श्रमिक संघ, पेशेवर संघ, पर्यावरण समूह, मानवाधिकार संगठन, खेल क्लब, सांस्कृतिक जो मंडलियां होती है वो शामिल होती है। विभिन्न हितों, मूल्यों, विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। उसके अलावा है रूल बॉन्ड। हालांकि ये अनौपचारिक हो सकते हैं, अधिकांश नागरिक समाज संगठनों की अपनी आंतरिक संरचना, नियम और कार्यप्रणाली होती है, उनकी संचालन को नियंत्रित करती है। उसके अलावा कलेक्टिव एक्शन एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट, नागरिक समाज अक्सर व्यक्ति को साथ लाकर साझा हितों, उद्देश्यों के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देता है। ये व्यक्तिगत लाभ से परे जाकर समाज की जो भलाई है, ठीक है, किसी विशेष समूह के हितों की वकालत करता है। अगर हम इसके रिलेशन की बात करें राज्य के साथ, जो है नागरिक समाज का संबंध कैसा है, तो पहला है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, पूरक संबंध है। जो शासन में सहायक, नागरिक समाज राज्य के शासन में सहायक होता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ राज्य की पहुंच जो है वो लिमिट में होती है, लाइक ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा। एनजीओ अक्सर हाशिए पर बड़े समुदाय तक पहुंचते हैं। नीति निर्माण में भागीदारी, नागरिक समाज समूह सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में विशेषज्ञता, जमीनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जिससे नीतियां अधिक प्रभावी और जन केंद्रित बनती है। सेवा प्रदाता, कई नागरिक समाज संगठन स्वयं राज्य के बोझ को कम करते हुए समाज के आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे आपदा राहत, ठीक है। उसके अलावा है
काउंटर बैलेंसिंग या मॉनिटरिंग रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि राज्य की शक्ति पे अंकुश होता है। नागरिक समाज तांत्रिक राज्य में सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिसंधित के रूप में कार्य करता है। ये राज्य के नीतियों कार्यों को निगरानी करता है और पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करता है। अधिकारों की वकालत, मानव अधिकार संगठन वकालत समूह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। विरोध और सम्मति, नागरिक समाज विरोधी जो प्रदर्शन होते हैं, ठीक है, जो विरोध में प्रदर्शन होते हैं, जन आंदोलन होते हैं, सार्वजनिक बहस के माध्यम से नीतियों पर असहमति व्यक्त कर सकते हैं और सामाजिक परिवर्तन के लिए दबाव डाल सकता है। ये विशेष रूप से सत्ता वाले शासन में महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर है आपका विरोधात्मक या फिर टकरावपूर्ण संबंध, ठीक है। इसमें हितों का टकराव की बात की जाती है। ऐसा होता है कि राज्य और नागरिक समाज के बीच ना हमेशा सामंजस्य नहीं होता। अलग अलग नागरिक समाज समूह के हित राज्य के हितों या अन्य समूह के हितों को टकरा सकते हैं। राज्य का नियंत्रण, कुछ राज्य नागरिक समाज संगठनों को अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने दबाने की कोशिश करते हैं, खासकर जब वो आलोचनात्मक या विरोधी होते हैं। राज्य द्वारा घुसपैठ, राज्य कभी कभी अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए नागरिक समाज संगठनों के को सह वैकल्पिक या उन्हें अपने अधीन करने का प्रयास करता है। ग्रामसी क्या है? एटॉर्नी ग्रामसी, इनके अनुसार क्या कहा गया, इन्होंने ना नागरिक समाज को प्राइवेट हेजमनी के रूप में देखा। उनके अनुसार पूंजीवादी केवल राज्य जो है, ठीक है, पूंजीवादी राज्य केवल दमनकारी उपकरणों के माध्यम से शासन नहीं करता। दमनकारी का मतलब यहाँ पे है कि पुलिस या फिर जो सेना है ना, उनके माध्यम से शासन नहीं करता, बल्कि किसके जो मीडिया है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम है, चर्च है, उनके माध्यम से भी और सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करता है। ये संस्था लोगों को चेतना को आकार देती है और मौजूद व्यवस्था को वैध बनाती है। हालांकि ग्रामसी ने ये भी तर्क दिया था कि जो नागरिक समाज है प्रतिरोध और प्रतिबुद्ध जो काउंटर हेजेमनी है उसके लिए एक स्थल भी हो सकता है जहाँ अधीनस्थ वर्ग प्रभुत्वशाली विचारधारा को चुनौती दे सकते हैं। तो 6 क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट एंड 7 है भूमंडलीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। जो ग्लोबलाइजेशन है वो राज्य की संप्रभुता को और कार्य प्रणाली को कैसे इफेक्ट किया उस पर, और इसका ना हमें क्रिटिसाइज भी करना है। तो ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें 1991 में ये स्टार्ट हुआ था इंडिया में, ठीक है। और वैसे 1991 में ही एलपीजी आया था, एलपीजी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि जब विश्व स्तर पे, ठीक है, मतलब एक देश से किसी अन्य देश के साथ, चाहे वो पूंजी का प्रवाह हो, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मनी पीपल, ठीक है, ट्रेड हम करें, व्यापार करें, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम ये चीजें करते हैं, चाहे ज्ञान का हो, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हो, कोई भी चीजें, तो वो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर आ जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन में ये सारी चीजें आ जाती है कि चाहे वो वस्तु का, व्यक्ति का, पूंजी का, ज्ञान का, जब हम एक्सचेंज करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भूमंडलीकरण हो जाता है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का सीमा के पार विस्तार शामिल है। वही हो गया ना यहाँ पे, संस्कृति में आपके कल्चर्स आ गए, ठीक है। 21वीं सदी की प्रमुख विशेषता है इसमें दुनिया को अभूतपूर्व तरीकों से जोड़ा है, लेकिन साथ ही राज्य की जो तांत्रिक भूमिका और शक्ति विशेषकर उसकी संप्रभुता और कार्य प्रणाली, ठीक है, उस पर इसने क्या किया, गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसकी प्रभाव में तो पूरी तरह से सकारात्मक और नहीं इसके नकारात्मक, मतलब इसका जो इफेक्ट है ना तो वो पूरा हम कह सकते हैं कि अच्छे हो, नहीं पूरे तरीके से वो खराब है, मतलब दोनों ही इफेक्ट पड़ा है। जहाँ अच्छा है ना वहाँ पे इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं, ठीक है। तो भूमंडलीकरण राज्य की संप्रभुता पर प्रभाव, इसका जो सॉवरेनिटी है ना, सॉवरेनिटी, उस पर इसका इफेक्ट क्या है, मतलब इसके जो इम्पैक्ट पड़े ग्लोबलाइजेशन के ऑन स्टेट सॉवरेनिटी पे क्या है। तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है, आंतरिक अर्थ तो यही है कि राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्वतंत्र है, बाह्य शक्तियों से वो मुक्त है, यही तो है। तो यहाँ पे हम पढ़े तो आर्थिक संप्रभुता का क्षरण हुआ है, ठीक है। पूंजी का प्रभाव, भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन ने पूंजी और वित्तीय बाजार को अत्यधिक तरल बना दिया। जो एमएनसी है, एमएनसी और जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक है अपनी पूंजी को आसानी से एक देश से दूसरे देश में ले जा सकते हैं। इससे राज्यों पर वित्तीय नीतियां जैसे कि कराधान या ब्याज हो गया, ठीक है, उसका उदार बनाए रखने का दबाव पड़ता है ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके, जिससे उनकी अपनी आर्थिक प्राथमिकता पर नियंत्रण कम हो जाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था जैसे कि हो गया आपका IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO जैसी संस्था अपनी ऋण शर्तों, व्यापार नियमों के माध्यम से आर्थिक नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। विकासशील देशों के अक्सर इन संस्थाओं को शर्त को स्वीकार करना पड़ता है, भले ही वो इनके घरेलू
प्राथमिकताओं के विपरीत हो। व्यापार समझौते, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समझौते होते हैं, जैसे यू हो गया, नाफ्टा हो गया, WTO हो गया। तो ये शामिल होने से राज्यों को अपने उत्पादों और सेवाओं पर सीमा शुल्क लगाने या घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करने की स्वतंत्रता जो होती है सीमित हो जाती है। फिर उसके बाद है आपका राजनीतिक संप्रभुता का क्षरण हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार, मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय मानदंड और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे संस्थाओं के उदय ने इस विचार को चुनौती दी है कि राज्य अपने नागरिक के साथ पूरी तरह से विवेक से व्यवहार कर सकते हैं। अब कुछ घरेलू कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध हस्तक्षेप का विषय माना जाता है। ये राज्यकर्ताओं का उदय, जो एनजीओ है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय निगम, आतंकवादी जो समूह है, अंतर्राष्ट्रीय जो गैर राज्य करता है, नॉन स्टेट एक्टर्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो आंतरिक रूप से राज्य का एकाधिकार था। ये करता राज्य की नीतियों और निर्माणों को जो भी निर्णय होते हैं, ठीक है, डिसीजंस होते हैं, उसको क्या करते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। सूचना का प्रवाह, इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना का क्या होता है, बैकवाटों प्रवाह सरकारों के लिए एक सीमा और भीतर जानकारी को नियंत्रित करना मुश्किल बना देता है, जिससे उनकी प्रचार संसद की क्षमता को कम जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, प्रभाव है। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो भूमंडलीकरण ने पश्चिमी मीडिया और उपभोक्तावाद और जीवन शैली के प्रसार को बढ़ावा दिया है, जिससे कुछ देशों में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के चलन की चिंता बढ़ गई है और ये सांस्कृतिक जो पहचान है उस पर क्या करते हैं, दबाव डालता चला। अब हम ग्लोबलाइजेशन की फंक्शनिंग मतलब इसकी जो स्टेट है, ठीक है, तो जो कार्य प्रणाली है उस पर क्या इसका इफेक्ट पड़ा है, राज्य की जो कार्य प्रणाली है उस पर इसका जो इफेक्ट है वो क्या है। देखो, शासन की जटिलता में वृद्धि आई है। राज्य को ना अब केवल घरेलू मामलों का प्रबंधन नहीं करना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियम, संधियों और समझौतों का भी पालन करना है। इससे शासन की प्रक्रिया अधिक जटिल हो गई है। जो ट्रांजिशनल प्रॉब्लम्स जैसे कि आतंकवाद हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, जो डिसीजेस हो गए, महामारी हो गई या साइबर अटैक्स से निपटने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, सहयोग और समन्वय की आवश्यकता हो गई है, जिससे राज्य की क्षमता पे दबाव पड़ा है। कल्याणकारी राज्य का दबाव हुआ है, ठीक है, वेलफेयर स्टेट बनाने की बात की जाती है कि भूमंडलीकरण कई राज्यों को विशेष रूप से विकसित देशों को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कम करने का दबाव डाला है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के चलते राज्यों को व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए कई करों और सामाजिक खर्चों को कम करने के प्रेरित किया जाता है, जिससे सार्वजनिक सेवाओं नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सुरक्षा पर नए खतरे, भूमंडलीकरण सीमा पार मतलब एक देश से दूसरे देश पर अपराध, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर अटैक, इन सब जैसे खतरों को क्या दिया है, जन्म दिया है। तो इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है। राज्य की भूमिका पुनर्गठन, कुछ विद्वानों का तर्क है कि भूमंडलीकरण राज्य की पूर्ण पतन का कारण नहीं बन रहा, बल्कि इसकी भूमिका कॉन्फ़िगरेट कर रहा है। ठीक है, तो राज्य अब न्यूनतम राज्य या फिर जो रेगुलेटरी स्टेट है ना उसकी तरफ ये बढ़ रहा है, जहां वो सीधे सेवाओं का उत्पादन करने के बजाय क्या कर रहा है, गैर कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को विनियमित करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। बढ़ी हुई जवाबदेही और पारदर्शिता, सूचना के प्रसार, अंतर्राष्ट्रीय गैर राज्यकर्ताओं जैसे मानवाधिकार समूह की बढ़ती निगरानी के कारण राज्य के अपने नागरिकों अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी होने का दबाव बढ़ गया। इसकी कुछ आलोचना वो क्या है, तो राज्य का क्या हुआ है, यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, स्टेट का यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, उनका मानना है, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है। ठीक है, जैसे कि वैश्वीकरण को राज्य के लिए जीरो सम गेम के रूप में देखते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय कर्ता की शक्ति बढ़ने से राज्य की शक्ति कम हो जाती है। दूसरा, राज्य का पुनर्गठन, इसमें बोला गया है कि जो सभी राज्य अभी भी घरेलू नीतियों को लागू करने, ठीक है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए केंद्रीय इकाई है। वास्तव में भूमंडलीकरण में उत्पन्न नई चुनौतियां जैसे कि हो गया क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म हो गया, इससे निपटने के लिए राज्य की आवश्यकता की और बढ़ गई है, लेकिन अब ये सहयोग और नेटवर्क के माध्यम से कार्य करना होता है। फिर शक्ति की भिन्नता, भूमंडलीकरण का प्रभाव सभी राज्यों पर समान पड़ता है। शक्तिशाली और विकसित राज्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी संप्रभुता को बनाए रखने यहाँ तक कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को भी आकार देने की स्थिति में होता है, जबकि छोटे विकासशील राज्य अधिक कमजोर होते हैं और बाहरी दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन कंप्लीट, इसका आप कंक्लूजन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें कि जो इसका मतलब क्या है, विकास का मतलब क्या है, तो विकास का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि जो हमारे देश की कमाई GDP बढ़ गई मतलब वो विकास हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ पैसे बढ़ने से लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं होती है। असली विकास तो तब होता है ना कि जब लोगों की जिंदगी जीने का जो अवसर है उनको प्रॉपर मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, लोग प्रॉपर एजुकेटेड हो, सब अपनी मर्जी से फैसले ले सके,
तो इसे बोलते हैं मानव विकास। ठीक है, मानव विकास क्या है? मानव विकास लोगों की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, ठीक है, चॉइसेस है, उसका विस्तार करना, ताकि एक लंबा स्वास्थ्य रचनात्मक जीवन जी सके। ये सिर्फ आर्थिक विकास से नहीं, मतलब इसके आर्थिक विकास से कहीं बढ़कर है। इस बात पर जोर देता है कि विकास का केंद्र लोग होने चाहिए, ना कि सिर्फ पैसा या उद्योग। सिर्फ यही नहीं होता विकास। मानव विकास के ना मुख्य 3 पहलू हैं। पहला है लंबा और स्वस्थ जीवन होना चाहिए। दूसरा ज्ञान तक पहुंचना, यानी सभी लोग पढ़े लिखे हो। स्वस्थ जीवन का मतलब जैसे बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, ठीक है, बच्चे कितने स्वस्थ है, वहाँ के लोग है किसी कंट्री के, तो वहाँ के जो लोग है वहाँ पे बीमारी से लड़ने के लिए उनको क्या क्या सुविधा दी जा रही है, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह अच्छे है कि नहीं है। फिर उसके बाद लोग वहाँ पे एजुकेटेड है कि नहीं, उनके लिए स्कूल है उपलब्ध कि नहीं है, ठीक है, तो ये चीजें है। लोगों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अच्छा खाना, अच्छा खाना भी इसका एक इम्पोर्टेंट है। लोगों की कमाई कितनी है, वहाँ की जो बुनियादी जरूरतें हैं जैसे कि नॉर्मल खाना, पानी, घर, बोलते हैं ना कि 3 चीजें तो इम्पोर्टेंट है, खाना, कपड़ा, मकान, ये बोला जाता है। तो यहाँ पे पानी बोला गया है कि खाना, पानी, घर। पानी ही तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। खाना नहीं मिले तो हर दिन तो हम तब भी रह लेते हैं, बट पानी के बिना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता ना। तो वही है, खाना, पानी, घर, ये सबको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो उनकी बुनियादी जरूरतें, बेसिक नीड है, उनको फुलफिल वहाँ पे जो है गवर्नमेंट वो कर रहा है कि नहीं। तो अब हम मानते हैं कि वहाँ पे हाँ सच में वो जो देश है वो विकसित है। ठीक है, तो इस चीज पे ये जोर देता है। अब इसके जो ट्रेंड्स है ह्यूमन डेवलपमेंटिंग के, विकासशील देशों में मानव विकास की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? तो सकारात्मक प्रवृत्ति की बात करें, पॉजिटिव ट्रेंड की, तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। ज्यादातर विकासशील देशों में लोग अब से ज्यादा पहले जीवन जी रहे हैं। स्वस्थ सुविधाओं में सुधार, बीमारियों का नियंत्रण इसका एक बड़ा कारण है। साक्षरता दर में वृद्धि, ठीक है, शिक्षा का प्रसार बढ़ा है और ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खास करके प्राथमिक शिक्षा तक तो अब नॉर्मली सभी मतलब सभी स्टूडेंट जा रहे हैं। शिशु मृत्यु दर में कमी, जो बच्चे जन्म लेते हैं ना तो उसके मृत्यु दर में काफी कमी आ गई है। ये इसका एक पॉजिटिव ट्रेंड है। गरीबी में कमी हुई है काफी हद तक, जैसे विकासशील देशों की बात करें, खासकर चीन और भारत में तो बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, जिससे वैश्विक गरीबी कम हुई है। राजनीतिक भागीदारी, कई देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हुई है, जिससे लोगों को अपनी सरकार चुनने और नीतियों में भाग लेने का भी अधिक अवसर मिला है। एरिया ऑफ कंसर्न, चिंता के क्षेत्र की बात करें तो असमानता, मानव विकास सूचकांक एचडीआई, ठीक है, उसके भले ही ये बेहतर दिख रहा है, लेकिन देशों के अंदर और देशों के बीच असमानता एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अमीर और गरीबी के बीच, शहर और गांव के बीच, विभिन्न जातीय समूहों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के एक अवसर में बहुत ही बड़ा अंतर है। शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें तो भले ही लोग स्कूल जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा का जो लेवल है ना वो अक्सर खराबी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री होने के बावजूद भी पर्याप्त कौशल नहीं होते। स्वास्थ्य सुविधा की कमी, कई ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में अभी भी प्रॉपर वहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधा है वो नहीं मिल रहा है। डॉक्टर और दवाएं उनको प्रॉपर नहीं मिल रहे। कुपोषण और स्वच्छता की वहाँ अभी भी प्रॉब्लम है। पर्यावरण चुनौती भी है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, जलवायु परिवर्तन होते जाते हैं, तो सीधा इसका इम्पैक्ट लोगों के स्वास्थ्य पे ही पड़ता है। बेरोजगारी और अनौपचारिक क्षेत्र, बहुत से विकासशील देशों में अच्छी नौकरी नहीं है। युवा और शिक्षित लोग क्या है, बेरोजगार है। बड़ी संख्या में लोग अनौपचारिक क्षेत्र में कम कमाई और बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के ही काम करते हैं। अब क्या करें, उनके पास डिग्री भी है, नॉलेज भी है, बट उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे वो? अनौपचारिक क्षेत्र में नॉर्मल सा कोई भी काम करके वो अपना क्या करते हैं, जीवन चलाते, यही करते हो क्या? लैंगिक असमानता, महिलाओं को अभी भी पुरुष के समान अवसर नहीं मिलते। अभी भी होता है कि नहीं तुम तो लड़की हो, तुम तो कर ही नहीं सकती, तुम्हें कम सैलरी मिलेगी। अभी भी बहुत जगह पे होता है, अभी भी। तो ये क्या है, ये कंसर्न का तो एरिया है जहाँ पे लैंगिक असमानता अभी भी है। शिक्षा, काम और राजनीति में उनकी भागीदारी जो होती है, पार्टिसिपेशन होते हैं, कम होते हैं। कमजोर शासन और भ्रष्टाचार, कई देशों में कमजोर शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी मानव विकास के प्रयासों में बाधा डालती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब 9 क्वेश्चन है हमारा। क्या राष्ट्रवाद भूमंडलीकरण के संदर्भ में अपना महत्व खो रहा है? चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आपको राष्ट्रवाद और जो मंडलीकरण है यानी ग्लोबलाइजेशन, राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म, इन दोनों के संदर्भ में आपको यहाँ पे क्वेश्चन को लिखना है कि क्या सच में जो है ये जो नेशनलिज्म है ये अपना महत्व खो रहा है कि नहीं। तो राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली विचारधारा है जिसने आधुनिक विश्व को क्या दिया, आकार दिया, जहाँ लोग एक साझा पहचान, संस्कृति, इतिहास और कभी कभी भाषा के आधार पर राष्ट्र के रूप में एकजुट होते हैं। वहीं पे ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि दुनिया भर में लोगों का विचार, वस्तु, पूंजी,
ठीक है, बढ़ती है संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया है। राष्ट्रवाद जो है, ठीक है, जो भूमंडलीकरण है, तो भूमंडलीकरण राष्ट्रवाद को कैसे चैलेंजेस देते हैं, तो कुछ तर्क दिए गए हैं, उसके माध्यम से हम समझते हैं कि जो ट्रांजिशनल कॉर्पोरेशन होते हैं TNCs, ठीक है, बड़ी कंपनियां राष्ट्रीय सीमाओं के पार काम करती है बाहर, जो अक्सर राष्ट्रीय हितों से ज्यादा अपने वैश्विक मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करती है, जो अलग अलग देशों में उत्पादन वितरण और विपणन करती है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण कम होता है। वैश्विक वित्तीय बाजार, पूंजी का प्रवाह इतना तेज और वैश्विक हो गया है कि कोई भी राज्य इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। यह राष्ट्रीय नीतियां, जो आर्थिक नीतियां, उसको प्रभावित करता है। व्यापार समझौते WTO जैसे जो संगठन से है, और जो हमारे क्षेत्रीय व्यापार गुट है, यूरोपीय संघ, इनके सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय व्यापार नीतियों को बदलाव करने में मजबूर करते हैं, जिससे आर्थिक संपूर्णता सीमित होती है। दूसरा, सांस्कृतिक समरूपता और सूचना का प्रभाव। वैश्विक संस्कृति, हॉलीवुड फिल्म, पश्चिमी संगीत, फास्ट फूड, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से वैश्विक संस्कृति का क्या हुआ है, प्रचार प्रसार हुआ है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि स्थानीय राष्ट्रीय जो संस्कृति है वो क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। अब हम इंडिया में है, लेकिन हम चीजें कहाँ की पसंद करते हैं, गर्ल्स का ही देख लो, कोरियन मूवी, ठीक है, वेब सीरीज, सब वो देखते रहते हैं। हम अपने यहाँ का तो भूल ही रहे हैं। तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि जो हमारी संस्कृति है हम उसको खो रहे हैं। वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, जो हमारा है वो हम पहनते ही नहीं है। साड़ी, सूट, लोग क्या कहते हैं, जींस टॉप में घूमते, तो ऐसा लगता है कि जो हमारी जो संस्कृति थी हम खो रहे हैं उसे। सूचना क्रांति है, इंटरनेट और सोशल मीडिया, राष्ट्रीय सीमाओं के पार जो विचार है, सूचनाओं को तुरंत हमारे तक ले आते हैं। तो ये राष्ट्रीय सरकारों के लिए अपनी सीमाओं के भीतर जानकारी को नियंत्रण करना मुश्किल बना देता है। वैश्विक पहचान को भी ये क्या करता है, बढ़ावा दे सकता है। जो राष्ट्रीय समस्या, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या है, तो वैश्विक चुनौती की बात करें तो जो जलवायु परिवर्तन है, आतंकवाद है, महामारी है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध जैसी समस्या जो है, ये राष्ट्र राज्य की सीमा में नहीं रुकती है। इनसे निपटने के लिए ना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संस्थाओं की आवश्यकता होती है, जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता पर सवाल उठता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव अधिकार के सार्वभौमिक मानदंड और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उदय ने राज्य की आंतरिक संप्रभुता को चुनौती दी है, जिससे राज्यों को अपने नागरिक के व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पालन करना पड़ता है। राज्य की घटती क्षमता, भूमंडलीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी अपनी सीमाओं के भीतर प्रभावी ढंग से कार्य करने की शक्ति पर दबाव पड़ता है। उदाहरण की बात करें तो अवैध प्रवास, सीमा पर अपराध को नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करें कि जो इसका रेलिवेंस है, भूमंडलीकरण के बावजूद राष्ट्रवाद का जो रेलिवेंस है वो क्या है, तो पहला है पहचान का स्रोत। देखो, भूमंडलीकरण द्वारा लाई गई अनिश्चितता और सांस्कृतिक समरूपता के जवाब में लोग अक्सर अपनी पहचान सुरक्षा के लिए राष्ट्रवाद की ओर लौटते हैं। राष्ट्रीय पहचान अभी भी व्यक्तिगत के लिए क्या है, महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पहचानों में से एक है। प्रवासन के कारण विभिन्न संस्कृतियों से मिलने से स्थानीय आबादी में अक्सर अपनी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने की प्रवृत्ति को हम देख सकते हैं। अब हम बात करें कि राज्य अभी भी प्राथमिक है, ठीक है, तो भूमंडलीकरण के बावजूद ग्लोबलाइजेशन के बाद भी जो राष्ट्र राज्य अभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या है, प्राथमिक करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून मुख्य रूप से राज्यों के बीच संबंधों को विनिमय करता है। अधिकांश लोग अभी भी राष्ट्रीय सरकारों को ही अपनी समस्याओं के समाधान के लिए देखते हैं, चाहे वो शिक्षा का हो या फिर स्वास्थ्य का हो या सुरक्षा का हो, ठीक है। फिर राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान, हाल के वर्षों में दुनिया भर के लोकप्रिय राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, जैसे ब्रेक्जिट हुए, अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, ये नीतियां आई। कई यूरोपीय एशियाई देशों में बढ़ते दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी दल के भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। ये आंदोलन अक्सर भूमंडलीकरण के नकारात्मक जो इम्पैक्ट थे ना, जैसे कि नौकरियों का नुकसान होना, सांस्कृतिक परिवर्तन, इसके खिलाफ थे। फिर आया प्रोटेक्शनिज्म, जो संरक्षणवाद था, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिक देना भी कई देशों ने नीतियों का ये हिस्सा माना। फिर राज्य द्वारा भूमंडलीकरण का प्रबंधन, राज्य पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को प्रबंधित करने और शर्तों पर इसको एकीकृत करने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए। भूमंडलीकरण ने राज्य की भूमिका को समाप्त नहीं किया, बल्कि इसे पुनर्गठित किया है, ठीक है। राज्य की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अधिक शामिल हो गया है। फिर उसके बाद है विखंडनकारी राष्ट्रवाद। इसमें क्या है कि कई क्षेत्रों में ना हम राष्ट्रवाद का उदय देख सकते हैं कि उपराष्ट्रीय समूह अपनी अलग पहचान और राज्य की मांग कर रहे हैं। जैसे कैटलोनिया में, कुर्द क्षेत्र में ये दर्शाता है कि राष्ट्रवाद की शक्ति अभी भी बहुत मजबूत है, भले वो कहीं कभी भी मौजूद राज्य के खिलाफ ही काम करे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं कि जो आपका राष्ट्रवाद है वो भूमंडलीकरण के संदर्भ में अपना महत्व किस तरीके से खो नहीं रहा है, मतलब ठीक है यार, ठीक है, इस क्वेश्चन को जवाब बता दोगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 कि जो उपनिवेशवाद है,
उपनिवेशवादी विरोधी संघर्ष में राष्ट्रवाद और धर्म की भूमिका का परीक्षण कीजिए। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में 20वीं सदी के दौरान में उपनिवेशी विरोधी संघर्ष, ठीक है, जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स है, जिन्होंने उस क्षेत्र को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाई, केवल राजनीतिक आर्थिक आंदोलन ही नहीं था। इन संघर्ष में जो नेशनलिज्म था, रिलीजन था, इन दोनों ने ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसमें अगर हम रोल की बात करें कि क्या भूमिका थी, है ना, तो पहला है एकजुटता और सामूहिक पहचान का निर्माण। उपनिवेशवाद ने अक्सर स्थानीय समाज को विभाजित करने की कोशिश की है, जैसे बांटो और राज करो की नीति। राष्ट्रवाद ने इन विभाजन को पार करके विभिन्न जातीय, भाषाई और क्षेत्रीय समूहों को साझा कर विचार के तहत एकजुट किया। इसने लोगों में हम बना या उपनिवेशवादी की भावना पैदा की और इससे उपनिवेश विरोधी भावनाएं मजबूत हुई। प्रेरणा और नाम बन गए, मोबिलाइजेशन, ये भी एक है। राष्ट्रवादी नेता जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, केवल अन्नपूर्णा सुकार्नो ने राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता के आदर्शों का आह्वान किया। इन आदर्शों ने बड़ी संख्या में लोगों को क्या किया, उपनिवेशी शासन के खिलाफ सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए और बलिदान करने और संघर्ष करने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। स्वतंत्रता लक्ष्य को प्रभावित करना, इसमें क्या था कि राष्ट्रवाद में उपनिवेशवाद के अंत और संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना को अंतिम लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया। यह केवल विदेशी शासन को हटाना नहीं था, बल्कि क्या था, एक नए राष्ट्रीय अस्तित्व का निर्माण करना, मतलब नया राज्य बनाना। इसने स्वतंत्रता के बाद राज्य के लिए एक वैचारिक आधार भी प्रदान किया। औपनिवेशिक व्यवस्था को चुनौती मिली। राष्ट्रवादी विचारधारा ने तर्क को चुनौती दी कि औपनिवेशिक शासन वैध है। ये औपनिवेशिक लोगों के लिए सभ्यता का मिशन है। इसने आत्मशासन के अधिकार और संस्कृति पहचान को भी जोड़ दिया। संगठन और आंदोलन, राष्ट्रवादी भावना ने राजनीतिक दल जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आंदोलन और प्रतिरोध समूह को गठन को प्रेरित किया, जिन्होंने उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, समन्वय, अवज्ञा, ठीक है, कभी कभी सशस्त्र संघर्ष को भी संगठित किया। इसमें क्या है, इसकी जो उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष है, इसके धर्म की क्या भूमिका है, तो एकजुटता और पहचान का स्वरूप बना, ठीक है, प्रतिरोध और मंच का नेतृत्व किया, जिसमें कि आपका आगे जिसमें मंदिर, मस्जिद, सूफी दरगाह होते हैं ना, तो उपनिवेशी शासन के खिलाफ प्रतिरोध के खुले द्वार जो केंद्र थे वो बन गए। जैसे धार्मिक नेता की बात करें तो मौलवी हसन पुजारी अक्सर जो उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन के जो थे, ये महत्वपूर्ण नेता बन गए थे। इन्होंने काफी उसमें पार्टिसिपेट किया था। जैसे इंडोनेशिया में इस्लाम ने डच उपनिवेशवाद के प्रतिरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में बात करें तो धार्मिक जो सुधार आंदोलन हुआ था, तो वो भी है, ठीक है। वैधता और प्रेरणा का स्रोत मिला कि धर्म ने संघर्ष को एक नैतिक उद्देश्य प्रदान किया, जिससे क्या हुआ, प्रतिरोध को ईश्वरीय समर्थन प्राप्त हुआ। नेटवर्क और संचार, सामाजिक जो भी एक नेटवर्क थे, ठीक है, धार्मिक नेटवर्क और तीर्थ यात्रा औपनिवेशिक क्षेत्रों में संदेशों, विचारों, प्रतिरोध में संगठनात्मक प्रयासों को फैलाने के लिए प्रभावी चैनल बन गए। सांस्कृतिक प्रतिरोध की बात करें तो यहाँ पे ना उपनिवेशवादी शक्तियों ने अक्सर स्थानीय संस्कृति और धर्मों को नीचा दिखाने या उन्हें बदलने की कोशिश की। धर्म ने इन प्रयासों के खिलाफ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतिरोध के रूप में कार्य किया, जिससे स्वदेशी ज्ञान और विश्वास प्रणालियों का संरक्षण हुआ। फिर उसके बाद है कि इन दोनों में रिलेशनशिप कैसा है, इसमें राष्ट्रवाद और धर्म के बीच में, तो ये एक दूसरे के पूरक माना जाता है। बोला गया कई मामलों में धर्म राष्ट्रवाद को क्या है, पूरक है। विभाजनकारी क्षमता भी है, धर्म में विभाजनकारी क्षमता भी है। कैसे, औपनिवेशिक शक्तियों में अक्सर धार्मिक मतभेदों का फायदा उठा कर इसकी बांटो और राज करो, तो ये नीति ने बढ़ावा दिया था, ठीक है। राष्ट्रवादी पहचान को आकार देना, कुछ मामलों में विशेष धर्म ने राष्ट्रवादी पहचान को परिभाषित किया, जिससे क्या हुआ, धार्मिक राष्ट्रवाद का भी उदय हुआ। जैसे कि वो आप पाकिस्तान के मामले में देख सकते हो, धर्म के आधार पे तो पाकिस्तान जो था वो इंडिया से अलग हुआ था, द्विराष्ट्र के सिद्धांत पे बोला गया था ना, तो यहाँ पे जो राष्ट्रवादी पहचान का भी ये है, ये आकार दे देता है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया कि क्षेत्रीय एकीकरण, ठीक है, क्षेत्रीय एकीकरण से क्या मतलब है आपका, तो राज्य के लिए क्षेत्रीय एकीकरण का लाभ क्या है उसको भी हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ जो है वो रीजनल इंटीग्रेशन की बात की गई है। ये क्या होता है कि इतना ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, विशेष भौगोलिक क्षेत्र के देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे के करीब आते हैं और अपने बीच की बाधाओं को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है ना, वो ये होता है कि साझा हित है उसको बढ़ावा देना, स्टेबिलिटी लाना, जितने भी मेंबर्स है सभी देश जो है, देशों के लिए लाभ पैदा करना होता है। ये सिर्फ व्यापार समझौते से बढ़कर नहीं होता, मतलब इसमें ना कई संस्था होते हैं, जैसे नियम,
नीतियों का निर्माण भी इसमें ही शामिल होता है। लाइक आपका आसियान हो गया, सार्क हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स। ईयू का मतलब होता है यूरोपियन संघ, ठीक है। तो ये हो गया। क्षेत्रीय एकीकरण का मतलब क्या है? तो क्षेत्रीय एकीकरण का मतलब ये है, प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो एक ही क्षेत्र के क्या एक ही क्षेत्र के देश स्वेच्छा से अपने संप्रभु अधिकारों की कुछ हिस्सा साझा करते हैं या समन्वय स्थापित करते हैं, ताकि वो मिलकर क्या कर सके, काम कर सके। मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसमें क्या आता है कि ये ना अलग अलग लेवल पे वर्क करती है। तो पहला है मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सदस्य देश है वो एक दूसरे के उत्पादों पर आयात शुल्क हटा के, जो टैक्स लगा होता है उसको हटा के, और जो गैर सदस्य देश है उसके लिए देश पर अलग शुल्क होते हैं। मतलब जो सदस्य देश, जो मेंबर होगा ना, उसके लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। आयात जो शुल्क होगा वो हटा दिए जाते हैं, लेकिन जो गैर सदस्य देश होते हैं ना, उस पर टैक्स लगा दिए जाते हैं, उसके लिए अलग होता है। जैसे नाफ्टा, यूएसएमसीए, सीमा शुल्क संघ, कस्टम यूनियन क्या होता है, एफटीए से एक कदम ही आगे, सदस्य देश दूसरे उत्पादों पर शुल्क हटा देते हैं और साथ ही गैर सदस्यों के लिए एक समान बाहरी शुल्क नीति अपनाते हैं, ठीक है। साझा बाजार, इसमें क्या होता है, सीमा शुल्क संघ से भी आगे, जहां वस्तु, सेवा, पूंजी, श्रम का सदस्य देशों के बीच स्वतंत्र रूप से आवागमन होता है, जैसे यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र। इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है कि इसमें जो साझा बाजार है उसके साथ सदस्य देश जो साझा इकोनॉमिक, ठीक है, समन्वय का एकीकरण करते हैं, जैसे यूरोपीय संघ और यूरोजोन। फिर पॉलिटिकल यूनियन, इसमें क्या होता है कि एकीकरण का ये सबसे अपर लेवल होता है, जहाँ जो सदस्य देश है वो अपनी संप्रभुता का एक बड़ा हिस्सा एक ही राजनीतिक इकाई बनाते हैं, जिसमें साझा संसद और सरकार भी शामिल हो सकती है। जैसे यूरोपीय संघ, हालांकि अभी तक ये पूर्ण राजनीतिक संघ नहीं है, हालांकि ये पूर्ण अभी तक राजनीतिक संघ नहीं है, लेकिन इस दिशा में फिर भी ये आगे बढ़ रहा है। इसके क्या क्या फायदे हैं? तो पहला तो एक ही, इससे ना इकोनॉमिक बेनिफिट्स आता है, जैसे इसमें बड़ा बाजार और व्यापार में वृद्धि होती है। दूसरा, निवेश को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, आर्थिक दक्षता और विशेषज्ञता, इसमें ना सदस्य देश उन क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करते हैं जहाँ वो सबसे कुशल होते हैं। आधारभूत संरचना का विकास होता है, जैसे जैसे सड़क हो गया, ठीक है, रेल, ऊर्जा ग्रिड, इन सब के माध्यम से क्या होते हैं, जो आधारभूत संरचना होती है उसका क्या होता है, विकास होता है। समृद्धि जो होती है उसमें वृद्धि होती है। कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट भी होते हैं, जैसे शांति, स्थिरता को बढ़ावा मिलता है पड़ोसी देशों के साथ, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अधिक आवाज होती है। जैसे एक समूह के रूप में छोटे और मध्यम आकार के देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अधिक मजबूत आवाज और मोल भाव करने की शक्ति रखते हैं, बजाय कि अकेले कार्य करने की, ठीक है। लोकतंत्र और सुशासन को बढ़ावा मिलता है। साझा चुनौतियों का सामना करने को यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि देखो कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जलवायु पर, या कोरोना का टाइम की बात कर लो, तो सब लोग क्या मिलकर चुनौतियों का यहाँ पे सामना करते हैं, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ में लोगों के बीच संपर्क, ठीक है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से सदस्य देशों के बीच बेहतर समझ और संबंध विकसित होते हैं। ज्ञान और विचारों का भी यहाँ पे आदान प्रदान होता है। तो इस तरीके से हमारा टोटल 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बहुराष्ट्रीय निगम एमएनसी के विकासशील देशों पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है उस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो पूंजी निवेश और आर्थिक विकास हुआ है, ठीक है। जो विकासशील देश है उसकी अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी को ये पूरा करता है, ठीक है। ये निवेश नई परियोजनाओं को शुरू करने में, बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। रोजगार में वृद्धि हुई है इससे। एंड जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कौशल हस्तांतरण, उसमें भी बढ़ावा मिला है। निर्यात को बढ़ावा मिला है। जो प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। जो कंपनी थी एमएनसी के आगमन से क्या हुआ, जो स्थानीय कंपनियां उनमें क्या कंपटीशन बढ़ गया है, जिनसे उनकी जो दक्षता है वो सुधारने, उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और कीमत कम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जो टैक्स राजस्व है उसमें वृद्धि हो गई है, कि जो एमएनसी द्वारा जो भुगतान किए गए कर है, ठीक है, कॉर्पोरेट कर है या बिक्री कर है, विकासशील देशों सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं, जिसका उपयोग सार्वजनिक सेवा और बुनियादी ढांचों पर खर्च किया जा सकता है। यहीं पे कुछ आलोचना भी है, जैसे कि आर्थिक शोषण और निर्भरता, मतलब लाभ का बही प्रवाह। इसमें ये बोला गया है कि एमएनसी द्वारा जो अर्जित
अधिकांश लाभ अक्सर उनके मूल देशों में वापस भेजा जाता है, जिससे विकासशील देश में पूंजी का समय जो संचय है वो क्या होता है, सीमित हो जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता है, यहाँ पे ज़्यादा यूज करते हैं और जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है और भविष्य में ना संसाधनों की कमी हो सकती है। निर्भरता का बढ़ गया है, मतलब निर्भरता का बढ़ना, यहाँ विकासशील देश एमएनसी पर प्रौद्योगिकी पूंजी और बाजार पहुंच के अत्यधिक निर्भर हो सकते हैं, जिससे आर्थिक सहायता कमजोर हो सकती है। रोजगार की प्रकृति की बात करें तो आर्थिक रोजगार जो एमएनसी एम्स द्वारा जो सृजित नौकरियां अक्सर कम वेतन वाली और अस्थिर होती है, जिससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा दीर्घकालिक लाभ प्राप्त नहीं मिलते। श्रम मानकों का उल्लंघन होता है यहाँ पे, ऑटोमेशन और नौकरी का भी नुकसान देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ दैनिक उद्योग है, ठीक है, उसपे भी कुछ प्रभाव पड़ा है, जैसे प्रतिस्पर्धा में अक्षमता, यानी देखो विशाल पूंजी, उन्नत तकनीकी और मजबूती क्षमताओं वाले जो एमएनसी है, अक्सर छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं ना, उसके लिए कई चुनौती के रूप में सामने आते हैं। तो जो कोडो अवस्था है, ठीक है, कभी कभी एमएनसी केवल एक कोडो अर्थव्यवस्था बनाते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था के जो अन्य क्षेत्र है उस पर बहुत ही कम जुड़ाव होता है, जिससे व्यापक विकास लाभ नहीं मिलते। राजनीतिक हस्तक्षेप, संप्रभुता का क्षरण हुआ है, लॉबिंग और नीतिगत प्रभाव, ठीक है, करप्शन बढ़ गए हैं, रेस्ट टू बॉटम सिस्टम यहाँ पे आ गए हैं। तो सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभाव यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका और उनकी जो लिमिटेशन है वो क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो ये एक निकाय है जो संधियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, विभिन्न जो राज्य है, ठीक है, विभिन्न राज्यों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं, जैसे यूएन हो गया, ठीक है, डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ये इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। और संगठन वैश्विक समस्याओं को निपटने, ठीक है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को आकार देने और राज्य के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देने में ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसकी कुछ सीमाएं भी है, चुनौतियां भी हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी भूमिका की, तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मेन तो यही क्वेश्चन में पूछा गया कि इसकी भूमिका क्या है, तो ये ना सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, आईओ का मतलब यहाँ पे वही है, ठीक है, कि राज्य के लिए एक मंच प्रदान करते हैं जहाँ पे साझा चिंताओं पर चर्चा करते हैं, जानकारी आदान प्रदान कर सकते हैं, सामूहिक समस्या जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समन्वय स्थापित कर सकते हैं। वे सदस्य देशों को एक साथ काम करने के लिए नियम प्रक्रिया बनाते हैं, जिससे सहयोग आसान हो जाता है। मानदंडों और कानून का विकास, आईओ जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास और मानव अधिकार, व्यापार, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, जैसे क्षेत्रों को वैश्विक मानदंडों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मानदंड राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद है एग्जाम्पल हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने मानव अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं। संघर्ष समाधान और शांति स्थापित करता है ये, ठीक है। इसके अलावा विकास और मानवीय सहायता, जैसे विश्व बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, यूएनडीपी हो गया, ये सारे क्या है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विकास से जो देश है उसको वित्तीय सहायता या तकनीकी विशेषज्ञता और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए धन प्रदान करते हैं। डब्ल्यूएचओ हो गया, यूनिसेफ, यूएनएचसीआर जैसे संगठन है, ये मानवीय सहायता, स्वास्थ्य सेवा और शरणार्थियों की मदद करते हैं। ज्ञान और सूचना का आदान प्रदान होता है, ठीक है, प्रसार होता है, यहाँ पे वैधता और जवाबदेही को बढ़ाना। जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से कार्य करता है तो उसके जो डिसीजंस होते हैं अक्सर अत्यधिक वैधता प्राप्त होती है, क्योंकि वे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहमति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या है, तो इसमें ना संप्रभुता की समस्या आती है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी सबसे बड़ी सीमा यही है कि राज्यों की संप्रभुता का क्या करती है, उल्लंघन नहीं कर सकते। वे अपने राज्य सदस्य की जो भी है, ठीक है, वे अपने सदस्य राज्यों की सहमति पर निर्भर करते हैं और राज्य अक्सर अपने राष्ट्रीय हितों के लिए आयोग के निर्णय को अनदेखा कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र अब सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति का उपयोग कुछ शक्तिशाली देशों के किसी भी प्रस्ताव के अवरुद्ध करने की अनुमति देता है, जिससे प्रभावी कार्रवाई बाधित होती है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो कई आयुष है कि आयुष के पास ना ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी विशाल जनादेश को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानवीय संसाधनों की कमी होती है। वे सदस्य देशों द्वारा लिए गए स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करते हैं और जो अस्थिर हो सकता है। शक्ति की असमानता और पूर्वाग्रह, यानी पावर इम्बैलेंस एंड बायस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अक्सर शक्तिशाली राज्य जैसे P5 देश, G7 अत्यधिक प्रभाव में होता है, जैसे छोटे जो विकासशील देश है उसकी जो आवाज होती है वो कम होती है। यहाँ पे एफिशिएंसी एंड ब्यूरोक्रेसी को देखने को भी हमें मिलता है हमें। और चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन
इम्प्लीमेंटेशन आईओएस द्वारा पारित जो प्रस्ताव है समझौते सदस्य राज्यों द्वारा ईमानदारी से लागू करना अक्सर एक बड़ी चुनौती होती है। फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम। कुछ आईओएस की संरचना पुरानी हो सकती है तो वर्तमान में वैश्विक शक्ति संतुलन को ठीक से प्रतिबिंबित नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग लंबे समय से की जा रही है। फिर राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। यद्यपि जो आईओएस है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गैर राज्यकर्ताओं के साथ काम करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में बहुराष्ट्रीय निगम, गैर सरकारी संगठन और आतंकवादी समूह जैसे अन्य शक्तिशाली कार्यता के जो भी करता है उसके उदय ने आयुष का एक अधिकार की चुनौती दी है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया पूरे 13% कंप्लीट। एंड 14 में क्या बोला गया है, आत्मनिर्णय के अधिकार के संदर्भ में राष्ट्रवाद के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। तो हमने पढ़ लिया था कि राष्ट्रवाद नेशनलिज्म। अब यहाँ पे जो मेन है ना आपका है आत्मनिर्णय, ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसको आपको पढ़ना है। वैसे पढ़ना तो दोनों ही है, बट मैंने नेशनलिज्म तो बता दिया है। तो उसके ना विभिन्न पहलुओं, यानी कि जो आपका जो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ठीक है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के संदर्भ में राष्ट्रवाद के विभिन्न पहलू उसको आपको बताना है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो आपका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो है क्या। जो आत्मनिर्णय का अधिकार है ये क्या है, तो ये सिद्धांत में लोगों की जो समूह है बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार है। यह विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो वुडरो विल्सन है उन्होंने 14, ठीक है, 14 सूत्रीय कार्यक्रम और यानी 14 सूत्रीय कार्यक्रम और बाद में संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वाचाओं में मान्यता प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि ये अधिकार विशेष रूप से जो ये अधिकार है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वुडरो विल्सन के जो 14 सूत्रीय कार्यक्रम थे उसके बाद फिर जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वाचा उसमें भी इसको क्या हुआ, मान्यता प्राप्त हुआ। इसके ना आयाम दो हैं, एक तो एक्सटर्नल सेल्फ है, एक है इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि जो बाहरी या किसी बाहरी शक्ति से स्वतंत्रता प्राप्त करने, अलग संप्रभु राज्य स्थापित करने का अधिकार जो होता है। ठीक है, जैसे इसमें उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों में ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। वहीं पे आंतरिक वाली की बात करें तो ये मौजूद राज्य के भीतर, अंदर की बात हो रही है यहाँ पे, राज्य के भीतर लोगों के समूह का अपनी सरकार और शासन में भाग लेने का अधिकार है। इसमें अपनी संस्कृति, भाषा, अन्य पहचान को बनाए रखने का क्या है, अधिकार शामिल है। जो ये है आपका आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इसके संदर्भ में हम बात करें राष्ट्रवाद को, तो आत्मनिर्णय के अधिकार ने राष्ट्रवाद के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया। कैसे किया उस चीज को हम यहाँ समझते हैं कि राष्ट्रवाद एक मुक्ति शक्ति के रूप में, क्या, नेशनलिज्म इज अ लिबरेटिंग फोर्स, अपनी वेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद आत्मनिर्णय के अधिकार ने अपनी वेशवाद विरोधी संघर्ष को एक शक्तिशाली वैचारिक आधार प्रदान किया। अपने वेशित लोगों ने अपने राष्ट्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान को दावा किया और विदेशी शासन से मुक्ति की मांग की। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने भी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए संघर्ष किया। राज्य निर्माण को प्रेरित करना, आत्मनिर्णय के विचार ने कई राष्ट्र के निर्माण को प्रेरित किया। खास करके जो एशिया अफ्रीका है वहाँ उपनिवेशी शासन समाप्त हुए, इसने लोगों को एक संप्रभु इकाई के रूप में अपनी नीति को स्वयं निर्धारित करने का सपना निकाला। राष्ट्रवाद एक एकीकृत शक्ति के रूप में आत्मनिर्णय के आह्वान ने अक्सर एक साझा राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया जो विभिन्न जातीय, भाषाई, ठीक है, जातीय, भाषाई, धार्मिक समूहों को बड़े राजनीतिक लक्ष्य स्वतंत्रता के एकजुट करती है। हम की भावना को बढ़ाता है, किसको, हम की भावना को बढ़ाता है। और ये उपनिवेशवादी दमनकारी शासक के खिलाफ क्या करते हैं, प्रतिरोध को यह मजबूत करता है। जो ये है राष्ट्रवाद एक विभाजनकारी शक्ति के रूप में देखें तो जहाँ एक आत्मनिर्णय ने राष्ट्रवाद को मुक्ति का साधन बनाया। क्या, जो आत्मनिर्णय है उन्होंने क्या राष्ट्रवाद को मुक्ति का साधन बनाया, वहीं दूसरी ओर इसने क्या किया, कई समस्याओं को भी जन्म दिया। जब एक बड़ा राष्ट्र स्वतंत्र हो जाता है ना तो उसके भीतर ना अल्पसंख्यक भी अक्सर अपने निर्णय, आत्मनिर्णय अधिकार का दावा करने लग जाते हैं। अल्पसंख्यक राष्ट्रवाद, इसका परिणाम अल्पसंख्यक राष्ट्रवाद के उदय में होता है जहाँ जाति या भाषा अल्पसंख्यक राज्य की मांग करते हैं। ठीक है, यह जो भी मौजूदा राज्य है उसकी क्षेत्रीय अखंडता के लिए क्या है, चुनौती बन जाती है। आत्मनिर्णय के अधिकार की जो अस्पष्ट परिभाषा है, जैसे कौन लोग हैं, राष्ट्र की सीमा क्या है, आंतरिक संघर्षों, कभी कभी गृह उद्योग को भी बढ़ावा दे देता है। राष्ट्रवाद राज्यों के हित, ठीक है, राष्ट्रवाद और राज्यों के हित में क्या है ये कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मौजूदा राज्य आमतौर पर बाहरी आत्मनिर्णय
का समर्थन करते हैं, लेकिन आंतरिक आत्मनिर्णय का विरोध करते हैं, क्योंकि यह मौजूद राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर कर सकते हैं। इस प्रकार क्या है कि जो राष्ट्रवाद है वो समर्थन अक्सर तब तक किया जाता है जब तक मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती न हो। मानव अधिकार राष्ट्रवाद में टकराव होते रहते हैं कुछ, तो कभी कभी ना आत्मनिर्णय के नाम पे राष्ट्रवादी समूह अपने क्षेत्र में अन्य अल्पसंख्यकों के मानव अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। इससे एक जटिल नैतिक दुविधा पैदा हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून इन दोनों सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, अक्सर यह कहते हुए कि जो आत्मनिर्णय का अधिकार है मौजूदा राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के अधीन होना चाहिए, जब तक राज्य की अपने सभी नागरिकों के अधिकार का सम्मान न करे। ठीक है, तो ये हमने 14 क्वेश्चन कर दिया। 15 क्या है कि राज्य निर्माण यानी स्टेट बिल्डिंग और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ना यानी संविधानवाद, इन दोनों के प्रोसेस को आपको समझाना है। तो अगर मैं बात करूं कि जो आपका प्रोसेस ऑफ स्टेट बिल्डिंग है वो क्या है, तो इसमें ना कई राजनीतिक इकाई जैसे कि संप्रभु, वैध, प्रभावी राज्य के रूप में ये विकसित होते हैं। इसमें केवल सरकार स्थापित करना नहीं होता है, बल्कि ना इसमें पावर, राइट्स, ये सारे क्षेत्र में स्थापित करना भी शामिल होता है। इसके कुछ अलग अलग पहलू हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनलिज्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक प्रभावी नौकरशाही होना चाहिए, न्यायपालिका, पुलिस सेना, स्थायी कुशल सार्वजनिक संस्था, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। वहीं पे दूसरा है आपका मोनोपोली ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि राज्य निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है अपने परिभाषित क्षेत्र के भीतर बल्कि उपयोग पर एकाधिकार स्थापित करना। मतलब ये कि केवल राज्य के पास हिंसा जैसे पुलिस सेना का उपयोग का अधिकार है और कोई अन्य समूह इस अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसमें विद्रोही समूह को दबाना और कानूनहीनता को समाप्त करना शामिल होता है। तीसरा, राजस्व की क्षमता यानी कैपेसिटी ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। इसमें बोला गया है कि एक प्रभावी राज्य को अपने कार्य को करने के लिए पर्याप्त राजस्व यानी कर जुटाने में सक्षम होना चाहिए। इसमें ना एक कुशल कर संग्रह प्रणाली विकसित करना और सुनिश्चित करना शामिल है कि नागरिक करों का भुगतान करें। ये क्षमता राज्य के बाहरी निर्भरता से मुक्त होने में मदद करती है। तो चौथा क्या है, पहचान का निर्माण यानी आइडेंटिटी फॉर्मेशन। इसमें ना एक साझा राष्ट्रीय पहचान और आम नागरिकता की भावनाओं को बढ़ावा देना शामिल है, जो कि विभिन्न जातीय, भाषाई और धार्मिक समूहों के एक साथ जोड़ती है। शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक और सार्वजनिक चीजों के माध्यम से इस पहचान को मजबूत किया जाता है। गेनिंग लेजिटिमेसी में क्या होता है कि राज्यों को अपने नागरिक के नजर में वैध और स्वीकार्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वैध और स्वीकार्य होना चाहिए। वैधता अक्सर प्रभावी शासन, सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान और नागरिक की भागीदारी और न्यायपूर्ण कानून लागू करने के से आती है। मतलब बोला गया है कि ये जो है ये समाज के लिए जो भी समाज के साथ जो संबंध है उसको मजबूत करने में ये जुड़ा हुआ है। चैलेंजेस क्या है? तो इसके ना कई उत्तर औपनिवेशिक देशों में राज्य निर्माण की प्रक्रिया कमजोर संस्था, आंतरिक संघर्ष, भ्रष्टाचार के बाहरी हस्तक्षेप के कारण धीमी और क्या है हो रही है। अगर हम बात करें कि प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधानवाद की बात करें, संविधानवाद एक सिद्धांत है। ठीक है, सिद्धांत और अभ्यास है जिसके तहत क्या होता है कि राज्य की शक्ति और संवैधानिक नियम और कानून द्वारा सीमित किया जाता है ये ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा की जा सके। ये मनमानी शासन के विपरीत है। इसमें ना कुछ इसके पहलू ये है, जैसे इसमें हमने पढ़ा था राज्य वाले में। ठीक है, जैसे इसमें कुछ पहलू थे वैसे इसमें भी है। संविधान का निर्माण, इसमें एक लिखित अलिखित संविधान का मसौदा तैयार करना। ठीक है, ये संविधान कैसा भी हो, चाहे वो लिखित हो, रिटर्न हो या फिर नॉन रिटर्न हो, बट ड्राफ्ट एक तैयार करना, उसमें अपनाना, उसे अपनाना, शामिल करना, जो सरकार की संरचना, ठीक है, उसके पावर्स, नागरिकों के जो अधिकार है वो उसमें शामिल होने चाहिए। और यह प्रक्रिया अक्सर जन भागीदारी, बहस और आम सहमति के माध्यम से होनी चाहिए, ये बोला गया। फिर है कानून का शासन। संविधानवाद का मतलब होता है कि सरकार और नागरिक दोनों कानून के अधीन है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका विकसित शामिल है, कानून की व्याख्या प्रवर्तन करती है। फिर है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब पावर का भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, चाहे वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सबके बीच में पावर का क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी शाखा जो है, कोई भी एक ब्रांच है, तीनों में से कोई एक शक्तिशाली ज्यादा ना हो। और नियंत्रण और संतुलन, ये क्या होता है, ये नियंत्रण और संतुलन प्रणाली बनाता है, जहाँ एक शाखा दूसरी को क्या होता है, दूसरे को जवाब दे, मतलब कोई भी ना एक दूसरे से अपने आप को पावरफुल नहीं समझेगा, एक दूसरे पे कंट्रोल रखेगा। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स। ये संविधान में जो हमारा संविधान है, संविधान में मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता को शामिल करना, उन्हें कानूनी रूप से लागू करने योग्य होना है। इससे क्या होता है कि जो राज्य है, राज्य इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। जवाबदेही और पारदर्शिता, ये दोनों ही होना चाहिए कि
सरकार को ना अपने कार्य के लिए नागरिकों को उनकी चुनी संस्था के प्रति क्या जवाबदेह ठहराना और कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, ताकि जनता जान सके कि आप जो डिसीजंस ले रहे हो ना किस तरीके से ले रहे हो। और फिर संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि संविधान में बदलाव करने के लिए स्पष्ट और अक्सर कठिन प्रोसेस से हमें गुजरना होता है, ताकि इसे आसानी से बदला ना जा सके। और इससे क्या होगा कि जो भी मनमानी है, ठीक है, उससे बचाया जा सके। कई चुनौती भी है कि कई देशों में विशेषकर ये मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है, संविधानवाद केवल कागज पर ही है, ठीक है। कहीं-कहीं तो मतलब मौखिक रूप से ही है। नेताओं द्वारा संविधान की अवहेलना भी की जाती है, कहीं कमजोर और मानव अधिकार का भी यहाँ पे कई जगह पे उल्लंघन होना एक नॉर्मल चुनौती बन गई है। संबंध की बात करें इन दोनों में, किसमें जो आपका स्टेट बिल्डिंग है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों में क्या है, तो संविधानवाद राज्य को वैध बनाता है। एक संवैधानिक ढांचा राज्यों को वैध प्रदान करता है क्योंकि ये पारदर्शिता करता है। राज्य की शक्ति मनमानी नहीं है बल्कि नियमों और नागरिकों की सहमति पर आधारित है। दूसरा, मजबूत राज्य संविधानवाद को लागू करता है। मजबूत और सक्षम राज्य जो राज्य निर्माण परिणाम है, ठीक है, संविधानवादी सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू करता है। यदि कमजोर है तो वो क्या करेगा, वो कानून का शासन स्थापित करने या नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने में क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। स्थिरता और विकास दोनों प्रक्रिया एक स्थायी और न्याय संगत राजनीतिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। प्रभावी और वैध राज्य के संविधानवाद को बनाए रखता है। संविधानवाद राज्य की शक्तियों को सीमित करके उसे लंबे समय तक वैध बनाए रखने में मदद करता है। चुनौतियों की बात करें तो कई विकासशील देशों में दोनों प्रक्रियाओं के साथ चलती है, अक्सर ये अस्थिरता और संघर्ष से भरी होती है। तो इस तरीके से आज हमने कर लिया टोटल 15 क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस ठीक लगी हो, ठीक है, लगा होगा कि हाँ मैंने कुछ मेहनत की है, पढ़ाया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।